दोस्तों, आज हम अपना द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 डील करेंगे, जो कि हमारे आरजीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक्ट है। आरजीएस के सिलेबस का पार्ट है। राजस्थान जुडिशरी 2025 के लिए द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसको हिंदी में द किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का ये एक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है, उसके बाद इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें, सबसे पहले हम इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, वो केवल किसी एक चीज़ के बारे में बात नहीं, केवल एक प्रकार के बच्चों के बारे में, नाम से ही पता चल रहा है किशोरों को प्रोटेक्शन, यानी कि बच्चों के बारे में बात कर रहा है। ये बच्चों के बारे में बात कर रहा है कि भाई इस एक्ट के अंदर बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि जुवेनाइल मतलब जो भैया 18 से कम का है, जिसकी उम्र क्या है 18 से कम है। ठीक है जी। वो अब ये कह रहा है किसके बारे में, दो प्रकार के बच्चों के बारे में बात कर रहा है। एक तो कर रहा है किसके बारे में, ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑफेंस किया है। ठीक है जी, उनके बारे में प्रोसीजर बताता है। और एक ऐसे बच्चों के बारे में जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत, प्रोटेक्शन एंड केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन एंड केयर की ज़रूरत है, उन बच्चों के बारे में बात कर रहा है। तो ये 2 टाइप्स के बच्चों को डील करता है। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑफेंस कर दिया है, उनका प्रोसीजर बताता है ये। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया बट उनको प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत है, जैसे अनाथ बच्चे, ऐसे बच्चे जो कम उम्र में अपने घर से भाग गए हों, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया हो, ये सारे इस तरीके के आएंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं, जो कि हमारा 85% सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा, इन्हीं एमसीक्यूज से, अगर इन्हें ढंग से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जो डील करता है किसके बारे में, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के कितने चैप्टर और धाराएं हैं, कितने अध्याय और धाराएं हैं। ऑप्शन ए 10 चैप्टर हैं और 112 धाराएं हैं, या ऑप्शन बी 11 चैप्टर हैं या फिर 114 धाराएं हैं। ऑप्शन सी 12 चैप्टर हैं या 116 धाराएं हैं। ऑप्शन डी 13 चैप्टर हैं या 120 धाराएं हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ए है, जो कहता है कि हमारे पास टोटल चैप्टर इस एक्ट के अंदर, जे एक्ट के अंदर, जे एक्ट 2015 के अंदर हमारे पास टोटल चैप्टर 12 हैं, टोटल चैप्टर हमारे पास 10 हैं। ठीक है जी। और टोटल सेक्शन हमारे पास 112 हैं, टोटल सेक्शन हमारे पास 112 हैं। इतनी बात करता है ये जे एक्ट का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, किशोर न्याय बालकों की देखभाल व संरक्षण। पहले बता दिया था कि इसका मोटिव क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, कि ये पहला तो डील करता है ऐसे बच्चों से जिन्होंने ऑफेंस कर दिया है, जो उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है ऑफेंस करते वक्त। दूसरा आपका ऐसे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये 2 प्रकार के बच्चों के प्रोसीजर को डील करता है। 2015 जो प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, जुवेनाइल जस्टिस का जो एक्ट है हमारा 2015, राष्ट्रपति की मंजूरी किस तारीख को मिली थी इस एक्ट को। पहला ऑप्शन ए 31/10/2015, बी ऑप्शन 31 नवंबर 2015, सी ऑप्शन 15 दिसंबर 2015, या फिर ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2015। करेक्ट आंसर हमारे पास 31 दिसंबर 2015 को प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिली थी सेक्ट को। 31 दिसंबर 2015 को प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिली थी सेक्ट को। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 की किस तारीख को प्रभाव में आया। ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में तो देखा गया कि प्रेसिडेंट साहब की असेंट कब मिली। अब असेंट मिल गई तो वो इन्फोर्समेंट में भी तो आएगा, इफेक्ट में भी तो आएगा। तो कब आया था, ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2015, नहीं, 31 दिसंबर 2015 को तो राष्ट्रपति की क्या मिली थी, असेंट मिली थी। ठीक है जी, राष्ट्रपति ने अपनी क्या दी थी, सहमति दी थी। करेक्ट। उसके बाद दूसरा आता है हमारा ऑप्शन 2 26 फरवरी 2016, ऑप्शन सी 15 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2015। तो करेक्ट आंसर सी है, 15 जनवरी 2016 को ये एक्ट इन्फोर्स में आया। किस में आया, कम इन्फोर्स हुआ। ठीक है, क्या हुआ, इन्फोर्समेंट में आया ये एक्ट हमारा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो उसकी इनेक्टमेंट डेट पूछेगा, या फिर प्रेसिडेंट साहब की असेंट डेट, या फिर चैप्टर या टोटल सेक्शंस कितने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किशोर जो न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार, ये पूछता है। ये सब सेक्शन 1 ही डील कर रहा है अभी, ये सब सेक्शन 1 ही डील कर रहे हैं हम, कि भाई इसका एक्सटेंड कहाँ तक है ये भी बता दो। ठीक है जी, स्कोप पूछ लो, या ये स्कोप में भी आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताता है कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ये भी सेक्शन 1 ही डील कर रहा है। प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट कब मिली थी, और साथ ही साथ हमने इसका लॉन्ग टाइटल भी पढ़ा। ठीक है जी। इसके बाद आता है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार, स्कोप, एक्सटेंड कहाँ तक है। तो ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, असम व नागालैंड राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, या फिर ऑप्शन डी असम नागालैंड राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर।
कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कहता है कि ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर पर भी अब जे एक्ट हमारा एप्लीकेबल होता है 2019 से के बाद से, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किसके बारे में बात करता है? ये कहता है इस अधिनियम के अनुसार बच्चों की भलाई के लिए क्या दृष्टिकोण आवश्यक समझे जाने चाहिए। ठीक है जी, बच्चों की भलाई के लिए कौन से दृष्टिकोण आवश्यक हैं? पहला ऑप्शन ए, बच्चे की मूल ज़रूरत व अधिकार, बिल्कुल। अगर कोई बच्चा, और ये जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों प्रकार के 2 टाइप्स के जो बच्चे इसमें डील हो रहे हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे किसी ने ऑफेंस किया हो, चाहे बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आता है तो हम उसकी मूल ज़रूरतों को देखेंगे, उसके अधिकार को देखेंगे, बच्चे के बारे में उसकी सामाजिक भलाई देखेंगे, ठीक है जी। बच्चे की शारीरिक व भावनात्मक जो भी उसका बौद्धिक विकास है उसके बारे में देखेंगे, और उपरोक्त सभी हमको देखेंगे। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कहता है कि बच्चे के लिए सारी भलाई आवश्यक है, सारे ही दृष्टिकोण उसकी भलाई के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इस अधिनियम यानी कि जे एक्ट 2015 के सेक्शन 2 के क्लोज 12 के अंदर, ठीक है जी, बच्चा यानी कि बालक अर्थात व्यक्ति जिसने पूर्ण नहीं की, क्या पूर्ण नहीं की, ऐसा बच्चा, बालक किसको मानेंगे? ऐसे पर्सन को बालक मानेंगे जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, जिसने 18 वर्ष की आयु से कम है। ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं कम है मतलब, या फिर डी ऑप्शन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी है कि 16 वर्ष से कम का है। तो एक ऐसा बालक किसको मानेंगे? ऐसे पर्सन को मानेंगे जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष की पूरी नहीं हुई है, अभी उसने 18 वर्ष की अपनी उम्र कंप्लीट नहीं की है, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम बालक की कैटेगरी में मानेंगे, ठीक है जी। और क्योंकि ये बच्चों से ही डील कर रहा है तो बालक की जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इस अधिनियम के अधीन उल्लंघन करने वाले बच्चों का अर्थ वह जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता पाया गया है या अपराध के आरोप लगाए गए हैं और अपराध की तारीख पर जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। क्वेश्चन में ही आंसर कहीं ना कहीं मिल रहा है। कह रहा है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों का मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चे जिनके ऊपर क्या है, जिनके ऊपर इस एक्ट के अंदर अपराध करता पाया गया है वो बच्चा, वो बालक जो हमने जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 के क्लोज 2 किस में पढ़ी थी, 12 में पढ़ी थी। ऐसा बच्चा जो 18 से कम का है, जो इस एक्ट के अंदर अपराध करता पाया गया या उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उसने कोई अपराध किया है, और जिस दिन उसने अपराध किया है, जिस तारीख को किया है, उसकी उम्र 18 से कम की थी। तो क्या कह रहा है? विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे का अर्थ वो है जिसके ऊपर क्या है, जिसने अपराध किया है, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं किसी ऑफेंस के, या जिस डेट को उसने ऑफेंस किया था उसकी उम्र 18 साल की थी, कम थी। तो उसको कब से मानेंगे कि कब से डील की जाएगी उसकी डेट, कि जब उसे किसी क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष क्या किया गया है, कंप्लेन पेश की गई है। किसी भी कंप्लेन कोर्ट के पास किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के पास अगर उसकी शिकायत पेश की गई है, उस दिन से मानेंगे कि उसने अपराध किया है। उसकी उम्र मतलब जो उम्र उसकी जो उम्र की गणना करेंगे, ठीक है, काउंट करेंगे, वो कब से करेंगे, ठीक है। दूसरा, पुलिस थाने की प्राथमिक व दाखिल करने की तारीख, या फिर उस तारीख को जिसने उससे अपराध किया है, या फिर न्यायालय में जिस दिन वो पेश हुआ है। तो करेक्ट आंसर सी है, उस डेट से। मैंने पहले कहा क्वेश्चन में ही आंसर है, ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे कौन है? वो बच्चे जिन्होंने अपराध किया है या करते हुए पाए गए हैं, या जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है, और अपराध की तारीख पर उनकी उम्र 18 से कम थी। तो कोई भी कोर्ट जब जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के पास जाते हैं, या बोर्ड के पास जाओगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जाओगे, या कमेटी के पास जाओगे, वेलफेयर कमेटी के पास जाओगे, तो वो क्या देखेगी? वो सबसे पहले यही देखेगी कि ऑफेंस करते वक्त उस बालक का, जिसका ट्रायल यहाँ होने वाला है, उसकी एज कितनी थी, ये देखा जाएगा। तो यही आंसर कह रहा है कि देखा जाएगा कि उससे अपराध करने की जिस तारीख को उसने अपराध किया था, उस अपराध करते वक्त किया था उस समय पर उसकी उम्र कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये कहता है कि सेवा की ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के लिए देखभाल की संस्था के के अंतर्गत कौन आता है, ठीक है। ये कहता है कि जो हमारी जो बच्चों को प्रोटेक्शन, हमने पहले ही देखा था कि भाई बच्चों को 2 तरीके के बच्चों को डील करा है, एक ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑफेंस किया, एक ऐसे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे बच्चे जिनको सेवा की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, उन बच्चों की देखभाल के लिए जो संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होगा? क्या हम तुम भी कोई एक ऐसी संस्था खोल कर बैठ जाएं और उसमें हम क्या करें, ऐसे बच्चों को प्रोटेक्शन दें जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? क्या वो भी संस्था के अंतर आएंगे जो हम तुमने भी खोल लिया है ऐसी नॉर्मल? तो ये क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए, बाल गृह जो खुला शरणालय है, ठीक है जी। बी, गृह या विशेष गृह, या फिर सी, सुरक्षा स्थल,
विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण या योग्य सुविधालय इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त है। क्या कह रहा है, या तो कोई सुरक्षा स्थल है या फिर कोई जो भी स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी है या फिर कोई भी योग्य सुविधा इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त है जिसको वो भी मानी जाएगी। और उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी संस्था के अंतर्गत ये सभी आएंगे। इसमें भी बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहा है, इसका पर्पज़ भी बच्चों को प्रोटेक्शन देना है, इसका भी बच्चों को शरण व प्रोटेक्शन देना है, इसका भी पर्पज़ बच्चों को प्रोटेक्शन देना है, ऐसे बच्चों को जिनको ज़रूरत है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनका घर नहीं है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। साथ ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तीनों इंक्लूड होंगी संस्थाएं, और अदर संस्थाएं भी इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है जी, इसमें बताया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जिसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है इस अधिनियम के अनुसार न्यायालय क्या है। हम BNS में भी पढ़ते हैं कि भाई कोर्ट क्या है, कोर्ट को डिफाइन करूँ। तो ये कहता है ऐसी कोर्ट जो सिविल कोर्ट है, जिसमें अडॉप्शन या फिर गार्जियन से रिलेटेड जूरिडिक्शन है, या फिर कोई भी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या ऑप्शन नंबर सी कहता है कोई भी फैमिली कोर्ट या फिर कोई भी मेट्रोपॉलिटन जो फैमिली कोर्ट्स होती हैं वो है, या उपरोक्त समस्त सभी हैं, या फिर सभी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि सभी हैं। ठीक है जी, कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर सिविल कोर्ट भी आएगा जिसके पास जूरिडिक्शन है अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आएगा, फैमिली कोर्ट भी आएंगे। उपरोक्त सभी कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर इस एक्ट के अंदर आएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। कहता है नॉन कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस में शामिल हुए अपराध जिसके लिए न्यूनतम दंड भारतीय दंड संहिता या फिर अन्य प्रभावी किसी अन्य कानून के अधीन कितना, नॉन कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस में कितने, नॉन कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस मीन कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस नहीं है, कॉन्जिनेबल ऑफेंस। ये पूछ रहा है कि कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस में मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी आईपीसी के अंदर या फिर किसी भी अनदर इफेक्टिव लॉ के अंदर, या तो किसी स्पेशल लॉ के अंदर या आईपीसी के अंदर। कॉन्जिनेबल ऑफेंस में जो ऑफेंसेस शामिल किए गए हैं उनकी मिनिमम पनिशमेंट आपकी कितनी होगी। ऑप्शन ए 3 वर्ष होगी कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस की मिनिमम पनिशमेंट, या फिर ऑप्शन बी 3 से लेकर 7 वर्ष के बीच का कारावास मिनिमम पनिशमेंट होगी कॉन्जिनेबल ऑफेंस की, या फिर ऑप्शन नंबर सी 7 ईयर तक का या उससे अधिक तक का कारावास आपका क्या होगा कॉन्जिनेबल ऑफेंस माना जाएगा, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट या तो 7 वर्ष तक की होगी या 7 वर्ष से अधिक की हो सकती है। उसके बाद डी ऑप्शन है, या तो आजीवन कारावास हो सकता है मिनिमम पनिशमेंट कॉन्जिनेबल की, या फिर डेथ पेनल्टी। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। करेक्ट आंसर है सी। ऐसे कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस जो इस एक्ट के अंदर ऑफेंस किया गया है और वो कॉन्जिनेबल के अंदर आता है, तो वो आपका कौन सा है, उसकी मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी। कॉन्जिनेबल ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर तक की हो सकती है या 7 ईयर से प्लस भी हो सकती है। और ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन 2 के 33 में डिफाइन किया गया है, क्लोज 33 में डिफाइन किया गया है। उसके इन्हें जंगने अपराध भी कहा जाता है। इसको आप जंगने अपराध भी बोल सकते हैं कि जंगने अपराध वो अपराध जिनकी पनिशमेंट मिनिमम 7 ईयर तक है या 7 ईयर से प्लस भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, गौण अपराध कौन से होते हैं, जिनको आप पिटी ऑफेंसेस भी बोल सकते हैं। गौण अपराधों में वो अपराध शामिल हैं जिनकी अधिकतम सजा, अब क्वेश्चन नंबर 10 तो कह रहा था मिनिमम सजा कितनी होती है कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस की, जंगने अपराधों की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पिटी ऑफेंसेस जो बिल्कुल मामूली से ऑफेंसेस होते हैं उनकी पनिशमेंट कितनी होगी, और मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट पूछ रहा है। ऊपर मिनिमम पूछ रहा था, यहाँ मैक्सिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट होगी पिटी ऑफेंसेस की। तो ये कहता है कि या तो आईपीसी के अंदर या फिर अन्य किसी भी प्रभावित लॉ के अधीन किसी भी पिटी ऑफेंसेस की पनिशमेंट कितनी होगी मैक्सिमम 3 ईयर तक का कारावास, 3 साल तक का कारावास, या फिर 7 वर्ष तक का, या फिर 3 से 7 वर्ष तक के मध्य कारावास, या फिर 7 से अधिक तक का कारावास, 7 वर्ष या उससे अधिक था, या फिर आजीवन कारावास या मृत्युदंड। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो है कॉन्जिनेबल जंगने अपराध। ऐसे अपराध जंगने अपराध जिसकी पनिशमेंट मिनिमम कितनी है, मिनिमम आपकी 7 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की है या फिर 7 से प्लस है। आजीवन कारावास या मृत्युदंड तो भाई जगह ही नहीं है जे एक्ट में। किसी भी पर्सन को, बच्चे को, बालक को या किशोर को ये पनिशमेंट तो आप दे ही नहीं सकते हो। और उसके बाद 3 से 7 वर्ष के मध्यम कारावास नहीं, तो करेक्ट आंसर है ए। ये कहता है किसके बारे में, ऐसे ये कहता है गौण अपराध पिटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट 3 वर्ष तक की होती है, 1 दिन से लेकर 3 वर्ष तक की जो पनिशमेंट होती है, जो सेक्शन 2 के क्लोज 45 में डिफाइन किए गए हैं। तो सेक्शन 2 के क्लोज 33 में जंगने अपराध, सेक्शन 2 के क्लोज 45 में पिटी ऑफेंसेस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो बात करता है गंभीर अपराध।
गंभीर अपराधों में वे अपराध शामिल हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता या फिर किसी भी अन्य प्रभावी कानून के अधीन सजा कितनी है। गंभीर अपराध किनको बोलेंगे या किन अपराधों को गंभीर अपराध बोलेंगे? जिनकी पनिशमेंट 3 वर्ष तक का कारावास बिल्कुल भी नहीं, पीछे पड़ के आए हैं। गौण अपराधों की पनिशमेंट, ये तो गौण अपराधों में आएंगे। उसके बाद हमने ऑप्शन नंबर बी 3 से लेकर 7 वर्ष के मध्यम कारावास, या ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष से अथवा उससे अधिक का कारावास। नहीं, ये हमने जंगने अपराधों की पढ़ी थी कि भाई जंगने अपराधों की मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी, 7 साल या उससे ज़्यादा की। और आजीवन कारावास या मृत्युदंड, आजीवन कारावास या मृत्युदंड तो हमने पहले ही कहा कि भाई आजीवन कारावास और मृत्युदंड इन दोनों पनिशमेंट को जेजे एक्ट के अंदर कहीं पर भी जगह नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बहुत करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है। ये क्या कहता है कि 3 से लेकर 7 वर्ष के मध्यम के कारावास को हम क्या बोलेंगे, गंभीर अपराध वाले बोलेंगे। अगर किसी भी अपराध की पनिशमेंट 3 से लेकर 7 वर्ष के मध्यम है तो वो गंभीर अपराध की कैटेगरी में आएंगे। और अगर किसी भी अपराध की पनिशमेंट 7 साल है या उससे अधिक है वो जंगने अपराध है। और अगर किसी भी अपराध की पनिशमेंट 3 साल तक की है तो वो आपके गौण अपराध, पिटी ऑफेंसेस माने जाएंगे। और जो हमारे गंभीर अपराध हैं उनको सेक्शन 2 के क्लोज 54 में डिफाइन किया गया है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 2 का क्लोज डेफिनेशन पार्ट भी कवर हो रहा है इसमें। 33 है जिसमें जंगने अपराध है, सेक्शन 2 का क्लोज 45 है जिसमें आपके पिटी ऑफेंसेस हैं, सेक्शन 2 का हमारा क्लोज 54 है जिसमें आपके गंभीर अपराध हैं। और उसके साथ साथ ही हमने ये भी पढ़ लिया ये किन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 2 के क्लोज 12 के बारे में बात करें जिसमें बच्चे को डिफाइन किया गया, बालक को डिफाइन किया गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 डील करता है किसके बारे में, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 3 में कुल कितने मूलभूत सिद्धांत उपबंधित हैं। ये बात करता है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जो कि आपके दोनों टाइप्स के बच्चे, चाहे वो बच्चों ने अपराध किया हो, अपराध करने वाले बालक, या फिर देख रेख के लिए प्रोटेक्शन के लिए बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे जो सेक्शन 3 में दिए हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये प्रिंसिपल हैं कितने। ऑप्शन ए 12 है, ऑप्शन बी 14 है, ऑप्शन सी 16 है, या ऑप्शन डी 18 है। तो करेक्ट आंसर ये जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं ये 16 है। ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन की जेजे एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि भाई कोई भी कोर्ट अगर बच्चे को ट्रायल कर रही है या कोई भी कोर्ट बच्चे का अडॉप्शन दे रही है या कुछ भी कर रही है तो इन 16 फंडामेंटल राइट्स का क्या होना चाहिए, ध्यान में रख के ही हम उस बच्चे को क्या करेंगे, अडॉप्शन में देंगे, उस बच्चे का ट्रायल करेंगे अगर उसने ऑफेंस किया है तो ये 16 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कोई बालक किसी दुर्भावना या आपराधिक इरादे से निर्दोष माना जाएगा जब उसकी आयु ऑप्शन ए 12 वर्ष से कम है, ये 12 वर्ष है, ऑप्शन बी 16 वर्ष है, ऑप्शन सी 18 है, या फिर ऑप्शन डी 21 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, जब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे और इस एक्ट का पर्पस ही पढ़ लेंगे, इस एक्ट का हम नाम ही देख लेंगे, तो ये एक्ट प्रोटेक्ट किसको कर रहा है, बच्चों को। और बच्चे कौन होते हैं, बालक कौन होते हैं, सेक्शन 2 के क्लोज 12 में जिनकी 18 माइनस है, ठीक है जी। किशोर कौन होते हैं, सेक्शन 2 के क्लोज 35 में जिनकी आपकी जो एज है किशोर बच्चों की उनकी भी 18 वर्ष से कम है। किशोर हो या बालक हो, बात एक ही है, बस शब्द अलग अलग है। तो ऐसे बच्चों के बारे में बात करता है ये, ठीक है जी। तो 18 वर्ष से कम के बच्चे जिनकी दुर्भावना और प्लस उनका आपराधिक आशय नहीं माना जाएगा, निर्दोष माने जाएंगे कि उन्होंने जो एक्ट किया था और एक्ट करते वक्त उनकी जो एज थी वो 18 से कम की थी। तो कोर्ट यहाँ ये प्रिज्यूम करेगा कि ना तो उसकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन थी, ना कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी, ना कोई दुर्भावना थी। ये प्रिज्यूम कोर्ट करेगा अगर वो 18 से कम का है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जब तक कि कोई प्रूफ ना कर दे, एडवर्स पार्टी प्रूफ ना कर दे कि 18 वर्ष का भले ही है या 16 वर्ष का भले ही है, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन से क्या किया गया है, एक्ट किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इस अधिनियम के अनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत क्या हैं। जो हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, निष्पक्षता से मूल प्रक्रियात्मक मानदंड, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, समीक्षा का अधिकार, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि भाई हर किसी को कि एक पार्टी को ना सुना जाए, दोनों को सुनवाई का मौका दिया जाए, ठीक है जी। निष्पक्षता के साथ उसके साथ प्रोसीजर फॉलो। क्वेश्चन नंबर 16 जो बात करता है किशोर न्याय मंडल का प्रधान दंडनायक कौन होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे कौन से कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का हेड कौन होगा, उसके बारे में पूछता है, ये प्रधान कौन होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो हो सकता है क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का हेड, या फिर मेट्रोपॉलिटन
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। या ऑप्शन नंबर बी सी कहता है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जिसके पास 5 साल का अनुभव हो, साथ ही साथ सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है इसका हेड। या फिर ऑप्शन डी कहता है कि क्या कोई सुपीरियर या फिर जो सुपीरियर जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो भी हो सकते हैं क्या बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के हेड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये कहता है कि कि ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है। ये कहता है कि हमारे पास क्या है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो हेड होगा वो हमारा कौन होगा हेड। पहला तो होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है जी, और दूसरा होगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है जी, जिसके पास दोनों के पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है कि भाई जो हेड है, हेड के एक खाली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केवल अकेला कोई हेड थोड़ी ना होगा, हेड के साथ साथ उसमें अदर मेंबर्स भी तो होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेगा, ठीक है, उनको अपॉइंट करेगा। और प्लस अपॉइंटमेंट के बाद अगर लगता है कि भाई किसी ने कुछ गलत किया है या वो मेंबर बनने लायक नहीं है तो इंक्वायरी करने के बाद उनकी मेंबरशिप को रद्द भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। तो कौन कर सकता है? ऑप्शन ए इस अधिनियम के अधीन निहित शक्तियों द्वारा दुरुपयोग, मतलब किन ग्राउंड्स पे आप, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किन ग्राउंड्स पे आप क्या कर सकते हो, किन ग्राउंड्स पे आप उन मेंबर्स को जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको हटा सकते हो। तो राज्य सरकार के पास हटाने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास हटाने की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर है। वो किन ग्राउंड्स पर किसी भी मेंबर को बोल सकता है कि तुम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर आज से नहीं हो, तुम्हारी मेंबरशिप आज से खत्म। अगर देखा गया है कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी में पाया गया है कि भाई साहब ने दुरुपयोग किया है अपनी शक्तियों का। दूसरा, बिना किसी वैध है ये, बिना किसी वैध कारण के लगातार 3 महीने से उसने बोर्ड की किसी भी प्रोसीडिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि वर्ष में 3/4 से कम बैठकों में शामिल होने में विफल रहा है। क्या कह रहा है? विफल रहा है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन तो आपको पावर मिली थी, उसका मिसयूज़ किया। दूसरा ऑप्शन कि आप लगातार 3 महीने से बोर्ड की प्रोसीडिंग में, किसी भी प्रोसीडिंग में आप क्या नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और अगर हम साल का हिसाब लगाएं तो साल के हिसाब में 3/4 से कम बैठकों में तुम्हारी कोई अटेंडेंस देखी नहीं गई है, मतलब आपने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने वर्ष की 3/4 से कम बैठकों में पार्टिसिपेट करने में आप फेल हो गए। तो आपको इन 3 ग्राउंड्स पर क्या कर दिया जाएगा, कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी कर ऑप्शन ए कर लेना है, बी कर लेना 2 की जगह और सी कर लेना। तीनों ग्राउंड्स पर स्टेट गवर्नमेंट आपको मेंबरशिप छीन सकती है। ये बात सेक्शन 4 के क्लोज 7 में मेंशन की गई है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जब कोई व्यक्ति जो बालक है जिसने जमानतें या गैर जमानतें अपराध किया है, जिसे पुलिस की ओर से पकड़ लिया गया है या फिर डिटेन किया गया है और किशोर न्याय मंडल के समक्ष जिसे पेश किया गया है या लाया गया है, तब मंडल की ओर से यानी कि बोर्ड की तरफ से इस अधिनियम की सेक्शन 12 के अधीन क्या कार्यवाही की जाएगी। अगर किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने 18 वर्ष से कम है, उसने कोई ऑफेंस किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको पुलिस लेकर जाएगी। पुलिस क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। और उस बच्चे को या तो पुलिस अरेस्ट कर रही है, अरेस्ट कर किसके पास लेकर जाएगी, बोर्ड के पास लेकर जाएगी। और बोर्ड तब क्या करेगा, जब उसके पास में वो बच्चा आए, मतलब वो ऑफेंस करने वाला बालक पेश किया जाएगा। ऑप्शन ए, सेक्शन 12 के अंदर उस व्यक्ति को प्रतिभूति रहित या सही जमानत पर छोड़ा जाएगा। बोर्ड देखेगा कि भाई बच्चे को जिस बालक को पेश किया गया है कि उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने ऑफेंस किया है, तो उसको या तो विद या विदाउट श्योरिटी जमानत पर छोड़ देगा। ऑप्शन बी, उस व्यक्ति को परिवीक्षा अधिकारी के अधीन रखा जाएगा। द प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट पढ़ा था हमने, ठीक है, उसमें प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन होता है। सी ऑप्शन है या कि उस व्यक्ति को किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा। योग्य व्यक्ति का मतलब होता है जैसे हमारे पेरेंट्स जो बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी है कि तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि हमारे तीनों ही करेक्ट हैं। क्या कर सकता है, जब बोर्ड के सामने किसी बच्चे को लाया जाता है जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो सेक्शन 12 के अंदर जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर किसी बच्चे को लाया जाता है तो सेक्शन 12 के अंदर वो क्या प्रोसीडिंग करेगा, या तो उसको विद या विदाउट श्योरिटी छोड़ देगा जमानत पर, या फिर किसी प्रोहिबिशन ऑफिसर के अंदर उसको रखेगा, या फिर उसको किसी योग्य व्यक्ति के अंदर रखेगा जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए क्या ट्रायल, या डिसाइड ना हो जाए कि उसने ऑफेंस किया है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि गौण अपराध और गंभीर अपराधों के संबंध में आमतौर से जांच कितनी अवधि के अंदर की जाएगी, और जब कानून के साथ के टकराव यानी कि विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पहली बार किशोर न्याय मंडल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। ये बात करता है कि जो इंक्वायरी हो रही है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। क्या कर रहा है,
इंक्वायरी कर रहा है वो कितने टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाएगी। मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा थोड़ी नहीं है कि सालों साल इंक्वायरी करता रहेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, नहीं। जिस दिन बच्चे को पेश किया गया है, ठीक है, जिस दिन बालक को जिसने ऑफेंस किया है उसे पेश किया गया कहाँ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, उस दिन से कितने महीने के अंदर वो ख़त्म कर देगा इंक्वायरी। ऑप्शन ए 2 माह के अंदर, ऑप्शन बी 3 माह के अंदर, या ऑप्शन सी 4 माह के अंदर, या ऑप्शन डी 5 माह के अंदर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 महीने के अंदर। अगर ऑफेंस किस नेचर के हैं, पिटी ऑफेंसेज हैं या फिर कोई गंभीर अपराध है, पनिशमेंट इनकी देख कर आ गए हैं, किस तरीके से डिफाइन किया गया कि गंभीर अपराध कौन से होते हैं, पिटी ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जंगने अपराध कौन से होते हैं। तो ऐसे गौण अपराध और ऐसे गंभीर अपराध के संबंध में अगर कोई इंक्वायरी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने स्टार्ट कर दी है तो वो 4 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर देनी होगी सेक्शन 14 के अनुसार। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि जंगने अपराध किसके बारे में ये बात करता है, हाँ, कॉन्जनेबल और नॉन कॉन्जनेबल के बारे में बात करता है। हालांकि ये पर जंगने अपराध डालोगे, जंगने अपराध के संबंधों में आमतौर से जांच कितनी पढ़ा ना, ऐसे ऑफेंसेस, जंगने अपराध कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो सेक्शन 2 के क्लोज 33 में डिफाइन किए गए, ऐसे अपराध जिनकी पनिशमेंट या तो 7 साल है उससे ज़्यादा है, उनकी इंक्वायरी स्टार्ट करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो कितने टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म कर देगा, किस डेट से जिस डेट को वो पहली बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने बच्चा पेश किया गया था उस डेट से कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो इंक्वायरी जिस बच्चे के अगेंस्ट चल रही है, और ऐसे अपराधों के लिए जो जंगने हैं, ऑप्शन ए 2 माह के अंदर, ऑप्शन बी 3 माह के अंदर, या ऑप्शन सी 5 माह के अंदर, या ऑप्शन डी 4 माह के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि 3 माह के अंदर अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस, ऐसा कोई बालक आया है जिस पर एलिगेशन है कि उसने कोई जंगने अपराध किया है, कोई जंगने अपराध किया है, ठीक है जी, जो सेक्शन 2 के क्लोज 33 में डिफाइन है, परिभाषित है, तो उसकी इंक्वायरी स्टार्ट होगी उस दिन से जिस दिन उसको पेश किया गया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, और 3 महीने के अंदर अंदर सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, इंक्वायरी खत्म कर दोगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, गौण अपराधों के लिए यदि कानून से टकराव वाले, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पेश करने की तारीख से 4 महीने के अंदर अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जाँच पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। तो कितनी अवधि बढ़ाई जा सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि जो 4 मंथ का जो हमें टाइम ड्यूरेशन मिला है कि भाई अगर पिटी ऑफेंसेस हैं या फिर कोई भी गंभीर अपराध हैं उनकी इंक्वायरी 4 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि हर केस ऐसा हो कि 4 महीने के अंदर ही उसकी इंक्वायरी ख़त्म हो जाए। मान लो कि 4 महीने कम पड़ गए, ख़त्म नहीं हुई इंक्वायरी अभी, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या करेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन मांग सकता है वो, पहला 1 माह, दूसरा ऑप्शन बी 2 माह, सी ऑप्शन 3 माह, या फिर फोर्थ डी ऑप्शन 4 माह। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन 2 माह है, जो सेक्शन 14 के अंदर ही है, सेक्शन 14 ही पढ़ रहे हैं, इंक्वायरी का टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड सेक्शन 14 ही है। क्या सेक्शन 14 है, जो बताता है कि भाई अगर आपका 4 महीने के अंदर कोई पिटी ऑफेंसेस की इंक्वायरी आप कर रहे हो और उस पिटी ऑफेंसेस की इंक्वायरी 4 महीने में ख़त्म नहीं हुई तो आप 2 महीना एडिशनल मांग सकते हो, आप 2 महीना आप एडिशनल टाइम मांग सकते हो, ठीक है जी। इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कहता है कि किशोर न्याय मंडल की ओर से अवधि विस्तार के बाद भी यदि पिटी ऑफेंसेस की इंक्वायरी का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी कि कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इंक्वायरी जब से स्टार्ट हुई है कुछ हाथ नहीं लग रहा, इंक्वायरी में कुछ ऐसे ऐसे कुछ सबूत नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिल रहे हैं जिससे कि ये प्रूव हो सके कि भाई हाँ ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब इंक्वायरी स्टार्ट तो कर दी, इंक्वायरी स्टार्ट तो कर दी लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही, वो ख़त्म नहीं हो रही, तो वो ख़त्म नहीं हो रही, 4 महीने निकल गए प्लस 2 महीने एडिशनल दे दिए तब भी ख़त्म नहीं हो रही, तो क्या और टाइम भी मिल सकता है, 6 महीने के अलावा भी और टाइम मिल सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन ए कहता है समापन कर दोगे या तो आप इंक्वायरी को, या फिर उसका समीक्षा करोगे, या फिर 2 महीने के लिए और टाइम मांग सकते हो, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है भाई पिटी ऑफेंसेस में अगर आपने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी तो उस इंक्वायरी को अगर 4 महीने में भी ख़त्म नहीं हुई, 2 महीने में भी ख़त्म नहीं हुई, तो वहीं पर उसका समापन हो जाएगा। 2 महीने में भी कुछ नहीं मिला, 4 महीने में भी कुछ नहीं मिला, तो आगे अब आप टाइम नहीं दोगे पिटी ऑफेंसेस की इंक्वायरी के लिए, एक्सटेंड नहीं किया जाएगा टाइम, उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, टाइम ड्यूरेशन का मतलब इसमें ये इसलिए दिया गया है ताकि इंक्वायरी जल्द से जल्द खत्म हो। 23 कहता है क्वेश्चन नंबर कि किशोर न्यायमंडल में यदि गंभीर या फिर कोई जंगने अपराधों के लिए जांच की पूर्णता के लिए समय और विस्तार चाहता है तो वो किसकी ओर से अनुदत किया जाएगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था कि भाई जो हम टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड करा रहे हैं वो कहाँ से करा रहे हैं, किसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो हमें टाइम एक्सटेंड करके दे सकता है। हम किससे मांगेंगे एप्लीकेशन या पिटीशन लगा कर कि भाई हमें 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, 15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, किससे बोलेंगे हम। तो ये बताता है क्वेश्चन नंबर 23 की कोर्ट ऑफ सेशन से हम एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल कर टाइम को एक्सटेंड करा सकते हैं या फिर जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू करवा सकते हैं।
या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या ऑप्शन नंबर डी हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन और अपने ग्राउंड्स बताएंगे कि क्यों हमने एक्चुअल जो टाइम मिला था 3 महीने का और 4 महीने का उसमें हमें इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो पाई है, हमें और टाइम की ज़रूरत है। तो ये उस एप्लीकेशन के ग्राउंड पर सीजेएम और मेट्रोपॉलिटन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन किशोर न्याय मंडल के लंबित मामलों की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करेगा। ठीक है जी। तो कह रहा है कि जितने भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर जितने भी मैटर पेंडिंग है उनकी इंक्वायरी कौन करेगा। तो ये कहता है पहला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बी उच्च स्तर समिति जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष हैं, या सी जिला मजिस्ट्रेट, या डी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर ए है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल ज़्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कौन प्रति 3 माह में एक बार किशोर न्याय मंडल के प्रति लंबित मामलों की समीक्षा करेगा। सीधी सी बात है, जो ऊपर पढ़ के आए हैं 3 महीने में या 3 महीने में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जितने भी मैटर पेंडिंग है उनकी इंक्वायरी जाकर करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है जी। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा घुमा के पूछ लिया कि 3 महीने में एक बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की इंक्वायरी कौन कर सकता है पेंडिंग मैटर्स की। तो वो करेंगे हमारे ऑप्शन ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन चीफ मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जुवेनाइल जस्टिस जजेस, या फिर आपके ऑप्शन सी कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं या फिर आपके मेट्रोपॉलिटन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर 3 महीने में एक बार दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के ऊपर है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विधि का उल्लंघन, टकराव का मतलब है विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के विरुद्ध किस तरीके के दंड पारित नहीं किया जाएगा। किस तरीके के बच्चों के अगेंस्ट, मतलब जो बच्चे हमारे हैं जो इस एक्ट के अंदर जिनका प्रोसीजर हो रहा है, जिन्होंने ऑफेंस किया उसका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान आप 7 साल तक की भी सज़ा दे सकते हो, 7 साल से ज़्यादा भी दे सकते हो, 3 साल तक की भी दे सकते हो, 5 साल तक की भी दे सकते हो, लेकिन कौन सी सज़ा नहीं दे सकते। तो ऑप्शन ए है 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास, या ऑप्शन बी है आजीवन कारावास, ऑप्शन सी है मृत्युदंड, ऑप्शन डी है कि रिहाई की संभावना रहित आजीवन कारावास, या फिर ऑप्शन ई है ए 1 व 2, या ऑप्शन नंबर एफ है कि 3 या 4। तो करेक्ट आंसर 3 और 4, ऑप्शन नंबर एफ हमारा करेक्ट आंसर है। ये कहता है कि जे एक्ट के अंदर, जे एक्ट 2015 के अंदर हम किसी भी बालक को, ठीक है जी, ना तो डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट देंगे और ना ही हम उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट देंगे। बाकी 7 साल से अधिक दे सकते हैं, 7 साल से कम दे सकते हैं, 3 साल तक की दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा किस बारे में कहता है कि एक या अधिक बाल कल्याण समिति, अभी तक हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। इस्टेब्लिश करेगा और उसकी शक्तियों को सुनिश्चित करेगा। किसके पास इस बात की अथॉरिटी या पावर है कि वो एक या एक से अधिक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी इस्टेब्लिश करे और उसकी पावर को डिसाइड करे। तो सबसे पहला ऑप्शन ए केंद्र सरकार के पास पावर है, या ऑप्शन बी राज्य सरकार के पास पावर है, या ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के पास पावर है, या ऑप्शन नंबर डी या तो केंद्र सरकार के पास पावर है या राज्य सरकार, दोनों के पास, दोनों में से किसी के पास भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार के पास पावर है कि वो एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति गठित करेगा और उसकी पावर को सुनिश्चित करेगा। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे, इस एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे आपके जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, जुवेनाइल यूनिट, पुलिस, स्पेशल पुलिस जो होती है इनके लिए, वो सब इस्टेब्लिश की जा रही हैं ताकि इसको अच्छे से बच्चों के उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया जा सके। सेक्शन 28 कहता है कि किसका प्राथमिक उद्देश्य बालकों के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है। ये कहता है कि बच्चों को प्रोटेक्शन देना और उनको वापस से सोसाइटी में भेजना किसका उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य। तो ए बाल गृह का उद्देश्य है कि वो बच्चों को क्या करे, वापस समाज में दोबारा से उनकी पुनः स्थापना करे, और दूसरा, ठीक है, प्रोटेक्शन दे। ऑप्शन नंबर बी विशेष दत्तक अभिकरण, यानी कि जो स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी है उसका प्रथम उद्देश्य है कि वो बच्चों को दोबारा से सोसाइटी में उनको एक घर प्रोवाइड करे, फैमिली प्रोवाइड करे एडॉप्शन में देकर, और उनको प्रोटेक्शन दे। ऑप्शन नंबर सी है शरणालय, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ही एजेंसी इंस्टीट्यूशंस का क्या है, यही प्राथमिक उद्देश्य है कि वो क्या करें, वो किसी भी बच्चे को जो उनके पास आता है उनका प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि हम उस बच्चे को इस तरीके की प्रोटेक्शन दें और समाज में वापस से उसे हम ऐसे ही रिस्टेब्लिश
करे जैसे वो पहले था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीनों का ही ये प्राथमिक उद्देश्य है कि जो बच्चा हमारे पास आया है, चाहे उसने अपराध किया है, चाहे उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हम उसको सोसाइटी में दोबारा से रहने योग्य बनाएं और ऐसी फैमिली दें, ऐसा घर दें, ऐसा माहौल दें और प्रोटेक्शन भी दें साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण कार्यवाही का निस्तारण न्यायालय द्वारा कितनी अवधि के भीतर किया जाना है। देखो, जब हम जे एक्ट पढ़ते हैं, जे एक्ट 2015 पढ़ते हैं ना, तो जे एक्ट में अडॉप्शन का प्रोसीजर भी है। अडॉप्शन किस लिए? अब यहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए भाई जिनका कोई नहीं है, जो हमें कहाँ मिले हैं, ऐसी जगह पर मिले ना जिनका परिवार है ना जिनका घर है, ठीक है जी। तो ऐसे बच्चों को अगर हमें लगता है कि भाई ज़्यादा छोटे हैं, उनको एक फैमिली की ज़रूरत है, फैमिली में जब बच्चा रहता है तो हर तरीके की अच्छी बुरी बातें और अच्छा माहौल भी मिलता है, सारी चीज़ें। एक बच्चे को बिना फैमिली के रखना अच्छा नहीं होगा, उसके किसके लिए? विकास के लिए। तो ऐसे बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई, जब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिसकी क्या है, जिसके कोई नहीं है, जिसका ना घर है, ना पेरेंट्स है, ना कोई गार्जियन है, कोई भी नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके बारे में प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या फिर कमेटी इस डिसीजन पर पहुंचती है कि हम इस बच्चे को किस में दे रहे हैं? एडॉप्शन में दे देते हैं। इस बच्चे को हम कहाँ पर दे देते हैं? एडॉप्शन में दे देते हैं। तो जब हम एडॉप्शन का प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उस प्रोसीजर को कितने दिनों में ख़त्म करेगा कोर्ट? कितने दिनों में ख़त्म कर देगा कोर्ट? तो ये बात करता है फाइल किए जाने की डेट से 1 महीने के अंदर ख़त्म कर देगा कोर्ट। दूसरा ऑप्शन बी, फाइल करने की तारीख से 2 महीने के अंदर ख़त्म कर देगा कोर्ट उस मैटर को, प्रोसीडिंग के अडॉप्शन के मैटर को। ऑप्शन सी कह रहा है कि फाइल करने की डेट से 3 महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे हम अडॉप्शन के प्रोसीजर को। या फिर ऑप्शन डी कहता है कि फाइल करने की डेट से 6 मंथ के अंदर हम क्या कर देंगे? अडॉप्शन के प्रोसीजर को ख़त्म कर देंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2 महीने के अंदर हम उस मैटर को ख़त्म कर देंगे। जो अडॉप्शन से रिलेटेड प्रोसीजर हमारे पास आया है कोर्ट के पास, कोर्ट उसे डिसाइड कर देगा, 2 महीने में ही ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कह रहा है किसके बारे में? किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 किस धारा में 2015 की किस धारा में बच्चों की पहचान उजागर करने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है? यानी कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हों, चाहे उन बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ, चाहे ऐसा बच्चा जिसने ऑफेंस किया है, चाहे ऐसा बच्चा जिसको प्रोटेक्शन देनी है, दोनों ही केसेस में, दोनों ही टाइप्स के बच्चों में हम उन बच्चों की आइडेंटिटी क्या नहीं करेंगे? डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और अगर उसको डिस्क्लोज करने पर प्रतिबंध कौन से प्रावधान में, किस धारा में लगाया गया है जे एक्ट की? तो ऑप्शन ए सेक्शन 73, ऑप्शन बी धारा 74, ऑप्शन सी धारा 75 या ऑप्शन डी धारा 76। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। धारा 74 के अंदर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है क्या? कि आप किसी भी बच्चों की, चाहे वो बच्चे को हम प्रोटेक्शन दे रहे हों और चाहे उस बच्चे ने कोई ऑफेंस किया हो, हम क्या नहीं करेंगे? उस बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सेक्शन 31 कहता है इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जा रहा है? ये इस अधिनियम के द्वारा कितने दिनों के भीतर बच्चों के बेहतर हित के लिए बच्चों की पहचान जाहिर कराने के आदेश, बच्चों के हित के लिए इस अधिनियम के द्वारा बच्चों के हित के लिए, ठीक है जी, बच्चों के बेहतर हित के लिए बच्चे की पहचान जाहिर करने का आदेश देने के लिए कौन ऑथोराइज्ड है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन अगर बच्चों का बेहतर हित है, ठीक है, बच्चों के लिए, बच्चे के हित में है उसकी पहचान को डिस्क्लोज करना, जो ऊपर हमने 74 में रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ठीक है जी, प्रतिबंध लगाया है कि बच्चों की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करोगे। लेकिन हम कुछ एक्सेप्शन केसेस में कर सकते हैं जब बच्चे का इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है। लेकिन डिस्क्लोज कराने की अथॉरिटी किसके पास है? अगर किसी बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कराना है और उसके बच्चे के इंटरेस्ट में है डिस्क्लोज कराना, तो कौन करा सकता है? किशोर न्याय मंडल, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। कौन करा सकता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, या फिर ऑप्शन बी हमारा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, या ऑप्शन सी ए बी 1 भी करेक्ट है और 2 भी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ना तो ए के पास अथॉरिटी है ना बी के पास अथॉरिटी है। 1 2 को ए कर लो, 1 2 को ए बी कर लो, ना तो ए के पास अथॉरिटी है ना बी के पास अथॉरिटी है, या ए या बी दोनों। तो करेक्ट आंसर सी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भी अथॉरिटी है, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास भी अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे का इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है तो उस बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं या करने की परमिशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर कोई भी, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 32, कि कोई भी बालक को किसी भी उद्देश्य से खरीदना या उसको बेचते हो तो वो किस धारा के अधीन सजा से दंडित होगा? अगर किसी भी बच्चे को जे एक्ट के अंदर किसी भी बच्चे को किसी भी पर्पज से या तो बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो, तो उसकी पनिशमेंट, खाली खरीदने और बेचने की पनिशमेंट कितनी होगी? कठोर कार्रवाई जिसकी पनिशमेंट 5 वर्ष तक की हो सकेगी, प्लस जुर्माना जो 1 लाख तक का होगा,
या फिर ऑप्शन नंबर बी कठोर कारावास जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा, मिनिमम 3 साल से कम नहीं होगा और जुर्माना 1 लाख रुपए होगा। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मैक्सिमम आपका कितना होगा 7 साल, मिनिमम कितना होगा 3 साल और प्लस कितना होगा फाइन कितना हो सकता है 1 लाख। तो क्या ऑप्शन नंबर बी में आता है पनिशमेंट, या ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 3 साल की पनिशमेंट प्लस ₹1,00,000 का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है 2 साल की पनिशमेंट ₹1,00,000 का जुर्माना, या दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कठोर कारावास जिसकी पनिशमेंट 5 साल तक की होगी और प्लस उस पर ₹1,00,000 का जुर्माना डाला जाएगा। और ये पनिशमेंट सेक्शन जे एक्ट के सेक्शन 81 के अंदर क्या की गई है, उपबंधित की गई है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 33 बात करता है कि बालक कल्याण समिति, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर से किए गए आदेश के से पीड़ित व्यक्ति, अगर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कोई भी ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर से कोई पीड़ित जो भी आपकी एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है जी, उस आदेश की तारीख से कितने दिनों के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अपील कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड की अपील कर सकते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, या ऑप्शन नंबर डी 120 दिन में। तो करेक्ट आंसर हमारा ए है, 30 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन 101 क्लोज 1 के अंदर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं बाल कल्याण समिति यानी कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट 30 दिनों में एग्रीव्ड पार्टी, जिस दिन ऑर्डर दिया उस डेट से 30 दिनों के अंदर एग्रीव्ड पार्टी जाकर क्या कर देगी, आपका अपील फाइल कर सकती है। किस कोर्ट के पास, जुवेनाइल कोर्ट के पास। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि किशोर न्याय मंडल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन गंभीर अपराधों के अंदर प्रारंभिक आंकलन के बाद किए गए आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी। देखो प्रारंभिक आंकलन होता क्या है, पहले ये देख लो। जब किसी भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास कोई पर्सन लाया जाता है और उस बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम बताई जाती है, ठीक है, जब किसी भी पर्सन के द्वारा उस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास उस बच्चे को लाया जाता है और उसकी उम्र बताई जाती है कि वो 16 से कम का है और उस पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उसने सेक्शन 2 के क्लोज 33 के अंदर जघन्य अपराधों का ऑफेंस किया है, ठीक है जी, तो वहाँ पर कोर्ट हक्का बक्का रह जाती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हक्का बक्का रह जाती है कि भाई 16 वर्ष से कम का बच्चा और उसने ऐसा अपराध किया है जो जघन्य अपराध है सेक्शन 2 के क्लोज 33 के अंदर, तो वो प्रारंभिक आंकलन मतलब कि उस बच्चे के बारे में वो जांच पड़ताल करता है, देखता है कि जिस बच्चे ने जघन्य अपराध किया उस समय पर उस ऑफेंस करने की परिस्थितियाँ क्या थी, उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन क्या थी बच्चे की, ठीक है, ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके कारण 16 साल या उससे कम के बच्चे ने जघन्य अपराध किया होगा। और ये कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होता, ये कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट भी नहीं है प्रारंभिक आंकलन, ये खाली एक बच्चे के बारे में जानना है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा कि भाई बच्चा जो 16 साल से कम का है, 16 साल तक का उसने गंभीर जघन्य अपराध किए हैं तो क्या कारण रहा होगा। तो ये प्रारंभिक आंकलन करने के बाद जो भी आदेश देता है, जिस भी डिसीजन पर पहुंचता है, वो उस डिसीजन के अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगी, ऑप्शन ए जुवेनाइल कोर्ट के पास जाएगी, ऑप्शन बी सेशन कोर्ट के पास जाएगी, या ऑप्शन सी हाई कोर्ट के पास जाएगी, या फिर ऑप्शन डी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी कि भाई हमारा सेक्शन 15 में जे एक्ट के सेक्शन 15 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने प्रारंभिक आंकलन करते हुए आदेश दिया है तो उसके अगेंस्ट अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हमारा किसके बारे में, कह रहा है कि सेशन कोर्ट की ओर से अधिनियम की धारा 101 कितने दिन में अपील में पारित आदेश का, अपील का मतलब सेकंड अपील की बात कर रहा है ये, कि कितने दिनों में अपील में से पारित कोई आदेश, यानी कि फर्स्ट अपील से जो फर्स्ट अपील आप कर रहे थे 30 दिनों में, उस फर्स्ट अपील में जो भी डिसीजन आया उस डिसीजन के अपीलेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ पर एडमिसेबल होगी, हाई कोर्ट के पास होगी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जुवेनाइल कोर्ट के पास होगी, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, या ऑप्शन नंबर डी अपील एडमिसेबल नहीं होगी। तो जे एक्ट के अंदर सेकंड अपील भी एडमिसेबल है, सेकंड अपील आपकी क्या है, एडमिसेबल है, और वो कहाँ पर होगी, वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सेक्शन 101 क्लोज 4 के अंदर आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट अपील में जो भी डिसीजन आया है उस डिसीजन के अगेंस्ट सेकंड अपील में जा सकते हो सेक्शन 101 के क्लोज 4 के अंदर, यानी कि जे एक्ट परमिशन देता है सेकंड अपील की भी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इस अधिनियम के अधीन अपील या फिर जो पूर्ण निरीक्षण की सुनवाई के लिए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। तो जो हमारा जे एक्ट है उस जे एक्ट को पढ़कर हमें क्या लगता है कि वो किस नेचर का एक्ट है।
किस नेचर का एक्ट है? तो सबसे पहले तो जे एक्ट हमारा क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद इस क्रिमिनल स्पेशल लॉ है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, या फिर किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, या फिर सीआरपीसी 1973 का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, या फिर हम सीपीसी का प्रोसीजर। तो सीपीसी का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो हमारा जे एक्ट है वो क्रिमिनल नेचर का है, ठीक है जी। जे एक्ट 2015 हमारा क्या है? क्रिमिनल नेचर का है, ठीक है। तो सीपीसी तो एप्लीकेबल होगी नहीं, सीपीसी का प्रोसीजर। जुबनाइल जस्टिस में प्रोसीजर दे नहीं रखा, और साथ ही मतलब बताया नहीं गया है। जुबनाइल जस्टिस बोर्ड जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, 2000 का रिपील कर दिया है, उसकी जगह पर ही 2015 कराया है। तो करेक्ट आंसर सी है, करेक्ट आंसर सी है, जो कहता है कि सीआरपीसी का ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये बात कहाँ बताता है? जे एक्ट के सेक्शन 103 के क्लोज 2 में बताया है कि जे एक्ट को हम किसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अपील और उसके रिवीजन या फिर उसके रिव्यू के लिए हम प्रोसीजर कहाँ से फॉलो करेंगे? जो प्रोसीजर हमारा रिवीजन का और अपील का सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस के अंदर दिया हुआ है, वो फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में जुबनाइल जस्टिस बोर्ड और उसके मेंबर जुबनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि किशोर न्याय मंडल और बाल कल्याण समिति जुबनाइल वेलफेयर कमेटी को उनके स्वयं के आदेश में संशोधन करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। यानी कि जुबनाइल जस्टिस बोर्ड और जुबनाइल वेलफेयर कमेटी जो भी ऑर्डर दे रही है, ये भी जो भी ऑर्डर दे रही है, क्या ये अपने स्वयं के ऑर्डर में अमेंडमेंट कर सकते हैं? किस सेक्शन के अंदर कर सकते हैं? सेक्शन क्वेश्चन नंबर 37 पूछता है। सेक्शन 103 के अंदर कर सकते हैं, सेक्शन 104 के अंदर, या सेक्शन 105 या 106। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 104 के अंदर ये अपने ही द्वारा दिए गए आदेश, अपने ही द्वारा दिए गए डिसीजंस में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अमेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, किसके अंतर्गत है? केंद्र सरकार के पास ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी स्टेट हाई कोर्ट के पास है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जुबनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में रूल बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेक्शन 110 के अंदर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि कौन सी अधिनियम का रिपील किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में हुआ था? तो ऊपर अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो 2015 हमारा जे एक्ट जो 2015 है, उस जे एक्ट 2015 किस एक्ट की जगह पर? क्या जुबनाइल जस्टिस पहले भी कोई 2015 से पहले भी कोई एक्ट था हमारे भारत में जुबनाइल जस्टिस से रिलेटेड? तो ये पूछता है कि 2015 का जो एक्ट आया है उससे पहले हमारे भारत में कौन सा जुबनाइल जस्टिस एक्ट था? किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000, या फिर किशोर न्याय अधिनियम 1986, ऑप्शन नंबर सी बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, या फिर डी बाल श्रम बंधकता अधिनियम 1933। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 2015 से पहले 2000 का जुबनाइल जस्टिस हमारा 2000 का एक्ट था, जिसको रिपील कर दिया 2015 के जुबनाइल जस्टिस एक्ट ने, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडित है, तब वो अपराध कैसा होगा? 7 वर्ष या फिर उससे अधिक कारावास के लिए दंडित है। ऊपर पढ़ा था कि ऐसे ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? ऐसे ऑफेंसेस सेक्शन 2 के क्लोज 33 के अंतर्गत जंगने अपराध होते हैं, ठीक, करेक्ट। और ऐसे ऑफेंसेस का नेचर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए असंगने अपराध, गैर जमानत यानी कि नॉन कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस, या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, या फिर कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, या फिर करेक्ट आंसर कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस का नेचर है और प्लस क्या है बेलेबल है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 7 साल या उससे अधिक है वो कॉन्जिनेबल नेचर के हैं और प्लस नॉन बेलेबल। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। धन्यवाद। अगर आज का हमारा ये एक्ट और लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 85% हमारा ये इन्हीं 40 क्वेश्चंस के थ्रू क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है हमारा जे एक्ट। अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, लेक्चर को देख लेते हैं, तो 85% हमारा ये लेक्चर सिलेबस जे एक्ट 2015 कंप्लीट हो सकता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर